Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes। पिछले टर्न पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया था, सही बोल रहा हूँ? चैप्टर नंबर 7 में मैंने आपको धाराओं के प्रकार बताए थे। धाराएं दो प्रकार की होती थी, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, दिष्ट विद्युत वाहक बल की बात की थी हम लोगों ने, है ना। और साथ साथ प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन किस प्रकार किया जा सकता है, उसके लिए हमने एक समीकरण की स्थापना की थी, अगर आपको याद हो तो। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, सही बोल रहा हूँ? E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, और E0 बराबर होता था NAB ओमेगा। याद है सभी को? ये जो समीकरण लिखी थी E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, इसको हम लोग V बराबर V0 साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ऐसा बताया था मैंने। एक ही बात है, अच्छी बात है। अगर ये सारी बातें आपको क्लियर हैं, फिर उसके बाद में आपको ले गया था सीधा डायनमो पे। डायनमो या जनित्र, क्लियर? हिंदी में डायनमो या जनित्र बोल देते हैं, जनित्र बोल देते हैं हम लोग। बाकी का वैसे इसे जनरेटर भी बोला जाता है। हिंदी मीडियम वाले भी यूजुअली जनरेटर ही बोलते हैं, पर समझ में आता है जनरेटर वैसे इंग्लिश वर्ड है। जनरेटर जब मैंने बताया था तो मैंने बताया था जनरेटर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उसे घुमाना पड़ता है, यानी हम उसे यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, और इस यांत्रिक ऊर्जा के बाद बिजली पैदा होती है उस जनरेटर से। तो इसका मतलब जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके ज़रिए हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। क्लियर? जनरेटर का सिद्धांत भी देखा था, इसमें भी समीकरण वही आ रहा था, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, है ना। दोनों बिल्कुल सेम थे, फोटोकॉपी थे। सही बोल रहा हूँ? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊँ? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ एक बातें हम लोग और करेंगे। आपको बता दूं, मैंने स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें कराई थी, उसके बाद सीधा पेज नंबर 18 पे आ गया था मेरे ख्याल से, जनित्र पे, है ना। और अब मैं 18 से आगे ही चलूँगा, ठीक है। पहले एंड करूँगा इस चैप्टर को, फिर वापस स्टार्टिंग पे आऊँगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि अभी आपने पिछला चैप्टर पढ़ा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो आप ये चीज़ें सब आसानी से समझ जाएंगे, इसलिए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो सबसे पहले तो हम वो स्टार्टिंग क्या पहले देख लो, समझ लो, उसके बाद बताऊंगा कहाँ पर है। ध्यान से सुनिएगा। मैंने जब कल आपसे डिस्कशन किया था प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, तो मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई थी। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। इसको प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल भी बोलते थे, बोलो हम लोग, है ना। और दिष्ट धारा या दिष्ट विद्युत वाहक बल वह विद्युत वाहक बल या वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ उसे, अच्छी बात है, ये बात भी आप समझते हो। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़ा है। साइन थीटा का कर्व देखा होगा आपने, कर्व। साइन थीटा का कर्व कैसा होता है मालूम है आपको? नहीं मालूम? चलो मैं बताता हूँ आपको। ये मालूम है साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। 1 साइन थीटा का अधिकतम मान प्लस का 1 और न्यूनतम मान माइनस का 1। ये जानते हो? फलन सीमा और सातत्य पढ़ लिया होगा आपने मैथमेटिक्स में, है ना। उसकी जो रेंज होती है, परिसर होता है, -1 से 1 होता है। जानते हो? आप महान हैं। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। हमने जो समीकरण सिद्ध की थी वो सिद्ध की थी V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। क्या सिद्ध की थी बेटा अपन ने? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ध्यान दीजिएगा सब लोग। क्लियर? इसमें साइन आ रहा है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां पर भी साइन आए तो साइन कर्व ऐसा होता है। ये बात मालूम थी या नहीं मालूम थी? मालूम है सभी को? नहीं मालूम? कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा एहसास कराने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करना। साइन 0 डिग्री कितना होता है? सिर्री बता देगा? बोलो। अच्छी बात है। साइन 90 डिग्री 1, ये साइन थीटा का अधिकतम मान है 1। साइन 180 डिग्री मालूम है? मैं बता रहा हूँ, 0 कितना होता है? 0। साइन 180 डिग्री होता है 0। निकाल के देख ले, 0 से 90 तक की तो याद होंगी, 90 से ऊपर की निकालना जानते हो ना, मैथमेटिक्स में सिखाया होगा ये सब चीज़ें। साइन 270 -1, मैं बता रहा हूँ कितना
-1, साइन 360 0। क्लियर? चलिए गौर से देखिए, 0 से 90, 90 में फिर 90 जोड़ दूंगा, फिर 90 जोड़ दूंगा, फिर 90 जोड़ दूंगा, 360। 360 का मतलब एक चक्कर पूरा हो गया। आइए इधर देखते हैं, यहां पर गौर से देखिए, यहां पर कोई भी मान होता है वो 0 होता है। क्लियर? साइन 0 0, 0 के बाद ये अधिकतम गया 1 तक, ये अधिकतम गया 1 तक, 1 से फिर लौट के 0 पे आ गया, 0 पे आ गया। ठीक है, फिर ये ऋणात्मक दिशा में अधिकतम गया, ये धनात्मक दिशा है, मूल बिंदु के ऊपर धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक दिशा, ये ऋणात्मक दिशा। फिर ये अधिकतम आया है ऋणात्मक दिशा में, फिर ये -1 हो गया, और फिर ये वापस 0 हो गया। नहीं, यही बात समझ, और यही प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहती है। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? साइन कर्व ऐसा ही क्यों होता है, बात समझ में आई? वैसे ये सब मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, उम्मीद करूँ समझ गए। मुझे आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन मैंने आपको प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की जब परिभाषा बताई थी, तो मैंने बताया था वह धारा या वह विद्युत वाहक बल जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाते हैं, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहलाते हैं। ऐसा बताया था। यहां पर 0 है, यहां पर 1 है अधिकतम मान। बोलो भैया, अब आप गौर से देखिए, v बराबर v0 साइन के बगल से जो होता है वो थीटा ही तो होता है? थीटा यहाँ 0 रखूंगा तो साइन 0 0, 0 का गुणा v0 से हो जाएगा, तो विभव का मान 0 आएगा यहाँ। बोलो भैया, साइन 90 1 होता है, यहाँ ओमेगा टी क्या है? थीटा ही तो है, ये कौन ही तो होता है साइन के बगल से। अगर यहाँ 90 रखूंगा तो साइन 90 1 का गुणा v0 से करूंगा तो v0, तो ये v0 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये कैसा मान है? ऐसा ना लग रहा पहाड़ का शिखर हो ये है? इसको बोलते हैं, ये जो समीकरण इसमें लिखी है, इसमें v0 जो है वो विभव का शिखर मान है। क्या है ये? इसका शिखर मान। क्या है ये? विभव का शिखर मान। क्लियर? और ये भी शिखर मान है, लेकिन ये धनात्मक दिशा में शिखर मान है और ये ऋणात्मक दिशा में शिखर मान है। कहानी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? सीन क्लियर है? अच्छी बात है, बात समझ में आई ये जो मैंने किया है यहाँ पर। अच्छा, स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ रहे हो। एक समय था जब मैंने आपको बताया था कि एक चक्कर पूरा होने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। आपको मालूम है ये बात? एक चक्कर पूरा होने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसका एक चक्कर यहाँ से लेके यहाँ तक आने में पूरा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा होगा उसे क्या बोलेंगे? आवर्तकाल। अब भैया ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का एक चक्कर का समय है, तो मुझे बता सकते हो यहाँ से यहाँ तक कितना चक्कर हो गया? आधा चक्कर हो गया, तो ये समय कितना हो जाएगा? t का आधा हो जाएगा। बोलो भैया, तो ये हो गया t/2। को तुमने जो पूछा भैया जनते जन्नों को चक्कर कितने होगा? जन्नों को बस, तो जो को आधो है जाओ, तो t/2 को आधो करेंगे तो कितने गए जाओ? t/4। आपको मेरी बात समझ में आ रही है जो मैंने किया? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छी बात है। आज के बाद मैं कभी भी अगर प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की बात करूं, तो प्रत्यावर्ती धारा का चित्र ऐसा होता है। बात समझ जाओगे? क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पर धारा 0 है, यहाँ विभव 0 है, यहाँ विभव बढ़ के अधिकतम हो गया, फिर इधर आए फिर 0 हो गया, फिर ऋणात्मक दिशा पलट गई, धनात्मक से ऋणात्मक, अब यहाँ पर ऋणात्मक दिशा में अधिकतम हो गया। बोलो भैया, तो समय के साथ धारा और विभव के मान बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? दिशा बदल रही है कि नहीं बदल रही है? इसीलिए मैंने बोला था वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाते हैं प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहलाते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का चित्र ये समझ में आया आपको? इस चित्र से आपको ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर आधे चक्कर के बाद धारा पलट रही है। नहीं, यही बात समझ में? ये बात समझ में आ गई सभी को? आपके नोट्सों में स्टार्टिंग के पहले दूसरे पेज पे ही जितना आपने पढ़ा था उसके बाद एक नोट दिया है, उसमें ये चित्र दिया होगा, तो ये चित्र समझ लो, फिर मैं आगे की बात करूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो यारो हमने बचपन में पढ़ा था, किसी भी वस्तु को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं।
यहाँ धारा बह रही है, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, है ना, यही तो पढ़ रहे हैं अपन लोग। तो प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उस प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं। और हमने एक चीज़ और भी पढ़ी थी, आवृत्ति के व्युत्क्रम को भी आवर्तकाल कहते हैं। T बराबर 1/f। सीन क्लियर है? आवृत्ति के व्युत्क्रम को भी आवर्तकाल कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी ने मुझसे पूछ मारा आवृत्ति किसे कहते हैं, तो भैया 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या बोला मैंने? हाँ, 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को, यानी ये जो प्रत्यावर्ती धारा बह रही है ये 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाएगी उसे हम लोग आवृत्ति कहेंगे। इसके अलावा इसकी एक और परिभाषा है, आवृत्ति को इधर ले आऊँगा तो आवर्तकाल नीचे आ जाएगा, तो आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। तो किसी ने पूछा आवृत्ति की ये एक और परिभाषा यहाँ से बन जाएगी, क्या बनेगी? आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। क्या बोला मैंने? हाँ, मेरी बात समझ में आई आपको? क्या बोलते हैं? हाँ, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। कहानी समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अच्छी बात है। तो फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, किसी ने पूछा आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं, या फिर आवृत्ति के व्युत्क्रम को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल समय है तो इसका मात्रक सेकंड हो जाएगा। किसी ने पूछा आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, तो यह तो बोल दो आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं, या फिर प्रत्यावर्ती धारा द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। समझ में आ रही बात? आवृत्ति को अक्षर F से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा अन्य संकेत भी हैं, N से भी आवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं, न्यू से भी आवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। ये सब आवृत्ति के ही संकेत हैं। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? बोलो भैया। आपको बता दूं, आएगा अभी, हो सकता है यहीं लिखा हो, ये हो सकता है आगे मिलेगा आपको। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है। कितनी है? और अमेरिका में 100 हर्ट्ज है। कितनी है? अपने इंडिया में कितनी है? ओटी में बहुत पूछा जाता है। क्लियर? भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, तो बोलना 50 हर्ट्ज। और यूएसए में, और कोई पूछे दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो बोलना 0। कितनी होती है दिष्ट धारा की आवृत्ति? समझ में आ रही है बात सभी को? याद रखना है इतना। क्लियर? पहले इतना पढ़ लो फिर आगे की बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको आवर्तकाल और आवृत्ति समझ में आती है। यस? जरा एक बार बोल दो, आवृत्ति होती क्या है? आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं, तो मैं समझ गया। ये वाली पे मुझे ध्यान नहीं देना, मुझे दूसरी वाली बताओ। अच्छा, 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अच्छा, समझ गए? चिल्ला रहे हो या महसूस भी कर रहे हो? 1 सेकंड में जागो, मतलब जी वो कि जी 1 सेकंड, जैसे पहले मैं बताऊँ जी कितने चक्कर है? हाँ, तो अच्छा 1 चक्कर यहाँ है, फिर जो दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, तो 1 सेकंड में ऐसे जितने चक्कर लगेंगे उसे आवृत्ति कहते हैं। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? तो जाको मतलब क्या है? हाँ, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो जाको मतलब जे वो कि ये जो धारा होगी भारत में वो 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाएगी। यही मतलब हो? भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो जाको मतलब जी 1 सेकंड में से 50 चक्कर लगाएगी। समझ गए? जो बोला समझ में आया? अच्छी बात है। अगर इतने गई समझ में आओ तो फिर बात ही का आई अइयों ने कहीं जाते शुरू हुए प्रत्यावर्ती धारा, यहीं से शुरू हुई। भाई नहीं भाई धारा बह रही है, एक चक्कर यहाँ पे आके, अब ध्यान देना थोड़ा सा, चक्कर यहाँ ख़त्म हुआ है या थोड़ा नीचे ख़त्म हुआ है? सोच समझ के जवाब दो। चक्कर यहाँ ख़त्म हुआ है बिल्कुल या नीचे ख़त्म हुआ है? नीचे हुआ है, क्योंकि ऊपर से तो फिर दूसरा चक्कर चालू हो गया। सही बोल रहा हूँ? कछु गलत कह दी मैंने? ना कही। समझ में आई बात? यानी
ये ऊपर वाले पॉइंट से तो दूसरा चक्कर चालू हो गया है, इसके जस्ट नीचे पहला चक्कर खत्म हुआ, उसके बाद फिर दूसरे चक्कर की शुरुआत हो गई। बोलो भैया सही बोल रहा हूं? अच्छा, ट्यूबलाइट जल रही है, वहां में धारा अगर 0 हो जाए तो क्या होगा? बुझ जाएगी। समझ गए? तो सुनिएगा, आपके घरों में जो लाइट जलती है, भारत में हमें मालूम है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है ना, तो इसका मतलब 1 सेकंड में 50 चक्कर लगेंगे। अब मोए मालूम है एक चक्कर में, मैं बात कर रहा हूं यहां पर कितने चक्कर की? एक चक्कर की, ठीक है। तो अब गौर से देखिएगा, एक चक्कर मतलब यहां से बोले यहां तक, यहां धारा कितनी थी? 0। लट्टू जल रहा है कि बुझी गो? लट्टू बुझी गो। यहाँ पे धारा अधिकतम, लट्टू जली गो, लट्टू। तो आप बताओ, ये जो एक चक्कर हो रहा है, एक चक्कर में लट्टू कितनी बार जल रहा है? 2 बार जल रहा है, बोलो। और 2 बार, एक चक्कर में 2 बार जल रहा है और 2 बार बुझ रहा है ना। एक चक्कर में 2 बार जल रहा है, 2 बार बुझ रहा है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, जाकर मतलब 1 सेकंड में 50 चक्कर। अब मैंने देखी एक चक्कर में 2 बार जल रहा है, 2 बार बुझ रहा है, तो 50 चक्कर में 100 बार जलेगा और 100 बार बुझेगा। बात समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई? जो पूरा प्रोसेस कितने समय में है रहा है? 1 सेकंड में। यानी आपके घरों में जो लाइट जलती है, वो बल्ब या वो ट्यूबलाइट 1 सेकंड में 100 बार जलती है, 100 बार बुझती है। पर दृष्टि निर्बंधता के कारण हम लोग उस चीज़ को जज नहीं कर पाते, हमें पता नहीं चल पाता। अभी भी कोई लाइट अगर कहीं जल रही है तो ये समझ लेना वो 1 सेकंड में 100 बार जल रही है और 100 बार बुझ रही है। कितनी बार जल रही है, कितनी बार बुझ रही है? 100 बार जल रही है और 100 बार बुझ रही है। परंतु दृष्टि निर्बंधता के कारण हम लोग उसे जज नहीं कर पाते। कहानी समझ में आई है जो मैंने बोला है आपको? दृष्टि निर्बंधता समझते हैं? नहीं समझते। मैं आपको बता दूं, हमारी आंखों के साथ भी एक बंधन है। कैसा बंधन है मैं आपको बता दूं। किसी भी चीज़ को आप देखते हो, आपने देखा किसी भी चीज़ को, और फिर उसके बाद वो चीज़ आपकी आँखों से ओझल होने में, हटने में 1/16 सेकंड का समय लगता है। पूरे तरीके से कोई चीज़ आपकी आंखों से, आपने किसी चीज़ को देखा, वो चीज़ एकदम से आपके सामने से हट गई, लेकिन उसे आपकी आंखों से हटने में 1/16 सेकंड का समय लगता है। इसे दृष्टि निर्बंधता बोलते हैं। तो जब तक वो हट पाती तो लट्टू फिर जल गो। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये स्पीड इतनी फास्ट होती है कि हम लोग इस चीज़ को जज नहीं कर पाते। आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो पढ़ लो, यहाँ कहीं नोट दिया होगा इसी के आसपास कहीं, देखो पढ़ो उसे। लिसन एवरीवन, कौन सी धारा है? कौन सी धारा है? प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव का ग्राफ है ये विभव का कौन सा मान है? शिखर मान है ना। क्लियर? ये जो अधिकतम मान होता है ये, और ये न्यूनतम नहीं होता, ये भी अधिकतम होता है लेकिन ऋणात्मक दिशा में अधिकतम होता है। क्लियर है? अच्छी बात है। आधे चक्कर में ये कैसा होता है? धनात्मक। और शेष आधे चक्कर में ये कैसा है? तो एक चक्कर में औसत मान कितना हो गया? हाँ, कितना हो गया? 0। यानी एक चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 या प्रत्यावर्ती विभव का औसत मान 0। कितने चक्कर में? एक चक्कर में। क्लियर? एक चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है या प्रत्यावर्ती विभव का औसत मान 0 होता है।
अब अगर किसी ने पूछा आधे चक्कर में, क्या अर्ध चक्र बोल दो या आधे चक्कर में। अब आधे चक्कर में तो लो चाहे कौन सा आधा चक्कर, धनात्मक आधा चक्कर या ऋणात्मक आधा चक्कर। तो अगर मैं धनात्मक आधे चक्कर में बात करूं तो धारा का औसत मान होता है 2I0/π। क्या होता है? 2I0/π। और अगर ऋणात्मक अर्ध चक्कर में बात करूंगा, ऋणात्मक अर्ध चक्र में, तो ये हो जाता है माइनस का 2I0/π। ऐसे ही अगर मैं विभव की बात करूं तो धनात्मक अर्ध चक्र में क्या हो जाएगा? विभव का औसत मान 2V0/π और ऋणात्मक अर्ध चक्र में माइनस 2V0/π। देखो धनात्मक अर्ध चक्र में औसत मान ये है, ऋणात्मक अर्ध चक्र में औसत मान ये है। पूरे चक्कर को निकालेंगे तो दो जोड़ने पड़ेंगे और दो अन्य जोड़ेंगे तो 0। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पर कहानी समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि इनका डेरिवेशन नहीं होता, डेरिवेशन भी होता है, पर अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को डायरेक्ट याद रखनी है। समझ में आ रही है बात? कोई पूछे धनात्मक अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो 2I0/π। ऋणात्मक अर्ध चक्र में धारा का औसत मान कितना होता है? माइनस 2I0/π। समझ में आ रही है बात? अगर एग्जाम में आते हो तो एज इट इज आपको मिलेंगे। क्लियर है? कहानी समझ में आ रही है? सुनते जाना। अभी एक चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान अगर कोई आपसे पूछे कि कितना होता है तो क्या बोलोगे? 0 बोलना। क्या बोलोगे? और प्रत्यावर्ती विभव का एक चक्कर में औसत मान 0। तो ध्यान से सुनिएगा, चूंकि प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्कर में औसत मान 0 होता है या प्रत्यावर्ती विभव का एक चक्कर में औसत मान 0 होता है, यही कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो न तो धारा के रासायनिक प्रभाव दर्शाती है, ना ही धारा के चुंबकीय प्रभाव दर्शाती है। आपने पढ़ा था, याद है? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब हमें धारा जो प्रवाहित करते हो ना तुम, वो जीवाई धारा नहीं चलेगी। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो धारा के चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती। कारण, आधे चक्कर में धारा एक दिशा में है तो किसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, फिर बाकी के आधे चक्कर में विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस वजह से हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करती। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से वो रासायनिक प्रभाव भी प्रदर्शित नहीं करती, क्योंकि सेलों के अंदर विद्युत अपघट्य भरे हैं। एक समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, धनात्मक अर्ध चक्कर गया तो वो टूट गए विद्युत अपघट्य, ऋणात्मक गया तो वो जुड़ गए। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस वजह से क्या हुआ, वो विद्युत अपघटन की क्रिया प्रॉपर नहीं हो पाएगी। अगर हम यूँ सोचे विद्युत अपघटन अपन जो करते थे, किसी सेल में धारा प्रवाहित करते थे तो विद्युत अपघट्य 2 आयनों में टूट जाता था। अब तुम जो सोचो प्रत्यावर्ती धारा थे वो काम है जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए कौन सी धारा लगती है? दिष्ट धारा लगती है। समझ में आ रही है बात? यानी प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो धारा के रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करती है क्या? नहीं करती। वो धारा के चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है क्या? नहीं करती। वो केवल और केवल धारा के ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है? हाँ, प्रत्यावर्ती धारा न तो धारा का चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, न धारा का चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, न रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करती है। केवल और केवल कौन से प्रभाव प्रदर्शित करती है? ऊष्मीय प्रभाव। याद रहेगा। लेकिन जो दिष्ट धारा होती है, दिष्ट धारा, तो दिष्ट धारा सारे प्रभाव दर्शाती है। वो चुंबकीय प्रभाव भी दर्शाती है, रासायनिक प्रभाव भी दर्शाती है और ऊष्मीय प्रभाव भी दर्शाती है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। जो रामायण बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही है? बोलो भैया, सोच लो। जो बात बोली समझ में आई? अच्छी बात है। अगर इतनी बात समझ में आई तो पहले इतना पढ़ो, फिर आगे की बात करूंगा। तो अगर किसी ने पूछ लिया प्रत्यावर्ती धारा कौन से प्रभाव प्रदर्शित करती है, तो क्या बोलोगे? हाँ, प्रत्यावर्ती धारा ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। कौन से प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती? रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। क्यों प्रदर्शित नहीं करती? क्योंकि एक चक्कर में उसका औसत मान 0 होता है। इस वजह से याद रहेगा।
क्योंकि ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो आप प्रिपेयर करते जा रहे हो, ये एक बड़े क्वेश्चन में जाके जुड़ेंगे कहीं ना कहीं। क्लियर? आगे की बात करता हूं। आरएमएस कभी सुना है जिंदगी में? 11th में फिजिक्स पढ़ी है आप लोगों ने? शाबाश, वेरी गुड। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। क्या मतलब होता है? रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। क्या बोलते हैं? वर्ग माध्य मूल। सुना है कभी जिंदगी में? ये भी नहीं सुना? कोई बात नहीं। धारा का वर्ग माध्य मूल मान, IRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। धारा का वर्ग माध्य मूल मान, हिंदी मीडियम में भी RMS ही लिखते हैं। सुनिएगा, स्क्वायर वर्ग, मीन माध्य, रूट मूल। समझ में आ रही है बात? धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसे शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन लॉन्ग कट में अगर इसे लिखा जाना चाहिए तो कैसे लिखना चाहिए? गौर से देखिए। धारा का वर्ग, माध्य माने औसत, मूल। इसी को ही शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। समझ में आ रही है बात? ये और ये एक ही मतलब है। क्लियर? समझ में आ रही है बात? कल इसका यूज करूंगा तो उस टाइम दिमाग खराब नहीं करना मेरा। क्लियर? धारा का वर्ग माध्य मूल IRMS, इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है। कहानी समझ में आ रही है? आज हम लोग केवल इसकी परिभाषा पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। बाकी का ये सूत्र आया कैसे है, इसे कल हम लोग सिद्ध करेंगे। क्लियर? काफ़ी बड़ा सूत्र है, काफ़ी लेंथी सूत्र है, तो सुनिएगा ध्यान से। धारा के वर्ग माध्य मूल मान का जो सूत्र होता है IRMS बराबर होता है I0/√2। क्या होता है? किसी ने पूछा विभव का वर्ग माध्य मूल मान, तो इसका क्या बोल दोगे ऐसे ही? V0/√2। क्लियर है? क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? IRMS बराबर I0/√2 लिखा है, तो ऐसे लिखूं? समझ गए इसको? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का, I0 प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होता था। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल, किसी ने 1 या 2 नंबर में पूछ लिया प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान से आप क्या समझते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। प्रत्यावर्ती विभव का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। तो कहानी समझ में आ रही है? ये चीज़ क्या है? बोलो भैया। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। क्लियर है? कल को आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी अगर कर रहे होगे तो हो सकता है वो आपको इस सूत्र को ऐसे भी लिख दे, IRMS बराबर 0.707 I0। तो ये गलत नहीं है, ये और ये एक ही बात है। क्लियर? कैसे एक ही बात है मैं समझाता हूँ। ये कैसे आया, इस सूत्र से ये कैसे आया ये मैं आपको समझाता हूँ। तो गौर से देखिएगा सभी लोग, ध्यान से। परमेयीकरण करना आता है आपको? परमेयीकरण बचपन में खूब परमेयीकरण करें अपन ने। आओ, IRMS बराबर I0/√2 है। परमेयीकरण करना हो तो मैं क्या करेंगे? √2 को गुणा √2 को भाग, ऐसी कत्ते ना कत्ता ही कत्ते। सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी चमका दो, अब काओ। IRMS बराबर √2 का मान 1.414 जानते हैं भैया? I0 पैसों की पैसों, √2 इंटू √2। हाँ दा क्लियर? 2 एकम 2 दशमलव जो बताइए 2 सत्ते 14, भागना जा रहा हो भाग टूटे बिंदी, फिर 2 सत्ते 14, 0.707 I0। नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी?
कि एक आध नंबर में परिभाषा आ जाए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, तो उसे बोलना प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। या किसी ने पूछा प्रत्यावर्ती विभव का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती विभव का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। सीन क्लियर है? खाओगे को परेशानी? चलो तो देखते हैं हम लोग इसे। अगला आप बताओ, प्रत्यावर्ती धारा कौन कौन से प्रभाव दर्शाती है? ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। कौन कौन से नहीं दर्शाती? अच्छा, दिष्ट धारा कौन से प्रभाव दर्शाती है? तीनों प्रभाव दर्शाती है। एक बंदा है वो शाकाहारी है, क्या है? शाकाहारी है। और एक दूसरा बंदा है वो दुष्ट है, तो वो तो सब जगह फिट है, हैं? लाइफ में दिक्कत किसको आ सकती है? शाकाहारी को, क्योंकि वो हर जगह नहीं खा सकता, है ना। लेकिन जो दूसरा है वो तो दुष्ट है, वो तो हर जगह खा सकता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दुष्ट है, हर प्रभाव दर्शाती है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा हाँ हर प्रभाव नहीं दर्शाती, वो केवल। आपको याद है एक ज़माना था, चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था, धारा के चुंबकीय प्रभाव। वहाँ पर हमने धारामापी पढ़े थे, याद है? धारामापी पढ़े थे, चल कुंडल धारामापी याद है, निलंबित कुंडल धारामापी, किलकित कुंडल धारामापी, वो जितने भी धारामापी थे वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित थे। तो उनसे जो धारा नाप सकता हूँ, वो कौन सी धारा नाप सकता हूँ? दिष्ट धारा। उनसे प्रत्यावर्ती धारा नहीं नपेगी। प्रत्यावर्ती धारा नापने के लिए मुझे ऐसे धारामापी चाहिए जो धारा के कौन से प्रभाव पर आधारित हों? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित हों। इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा को नापने के लिए मैं ये सोचूं कि वो वाले यंत्र जो मैंने पढ़े थे, कौन से? निलंबित कुंडल धारामापी, किलकित कुंडल धारामापी, उनसे प्रत्यावर्ती धारा नप जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उसे नापने के लिए मुझे एक ऐसा धारामापी लेना पड़ेगा जो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। और ऐसा धारामापी होता है तप्त तार धारामापी। क्या? हाँ, तप्त तार धारामापी ये एक ऐसा धारामापी है जो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। अब ये होता क्या है ये जानना हमारा टास्क नहीं है। समझ में आ रही है बात? यानी समझ गए आप मेरी बात को? क्लियर है? यानी प्रत्यावर्ती धारा हम लोग चाहें कि हमने जो अभी धारामापी पढ़े थे, निलंबित, किलकित कुंडल धारामापी, उनसे प्रत्यावर्ती धारा नहीं नपेगी। उनको नापने के लिए मुझे एक अलग प्रकार के धारामापी का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित हो। तो इसे नापने के लिए हम लोग कौन सी धारामापी का इस्तेमाल करते हैं? तप्त तार धारामापी का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही है बात? सोच लो। एक बात पूछूं, कल इस्तेमाल में आएगा इसलिए बोल रहा हूँ। जिन यंत्रों से प्रत्यावर्ती धारा को नापा जा सकता है उनसे दिष्ट धारा नप जाएगी? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा को नापने वाला यंत्र ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होगा, दिष्ट धारा ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। तो यानी जिन यंत्रों से प्रत्यावर्ती धारा को नापा जा सकता है उनसे दिष्ट धारा को नापा जा सकता है। लेकिन जिन यंत्रों से दिष्ट धारा को नापा जा सकता है, क्या उनसे जरूरी है प्रत्यावर्ती धारा नप जाए? नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बात समझ में आई? सीन क्लियर है? तो एक फटाफट नोट और पढ़ लो आप लोग। पेज नंबर 5 पे ही है। हाँ, पेज नंबर 5 पे है, दूसरे नंबर का नोट, उसे पढ़ लो। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।